नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सब्जी फसलों में नेमाटोड की समस्या और इसके नियंत्रण के उपाय। गन्ने की उन्नत प्रजातियां एवं बुवाई तकनीकी पर जानकारी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, क्योंकि यहाँ के लगभग 60 से 65% लोग खेती बाड़ी पर आश्रित हैं। लेकिन यदि नजर डालें फसलों उत्पादन पर, तो यह अन्य देशों की तुलना में काफी कम है, जिसका एक मुख्य कारण कीट और रोगों का प्रकोप है। जिसमें बात करें नेमाटोड की, तो इसके द्वारा जड़गांठ रोग कई फसलों में होता है और यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका प्रकोप बढ़ता चला जाता है। तो किसान भाइयों, आप समय रहते सूत्रकृमियों का नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। इन दिनों पॉली हाउस में जो फसलें उगाई जा रही हैं, सब्जियां विशेष तौर पे, उनमें जो है सूत्रकृमि रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है। और ये देखने में आया है कि इन बेमौसमी फसलों के साथ जो हम लेते हैं तो उसमें लगातार, चूँकि ड्रिप इरीगेशन से मॉइस्चर जो है कंट्रोल अवस्था में ऑलवेज हमेशा रहता है, तो सूत्रकृमि जो विशेषतः मुलाइडोगैनी प्रजाति जो जवानिका जो है हमारे क्षेत्र में देखने को आई है। सूत्रकृमि जो है, जैसे नाम से क्लियर है, ये ऐसे कृमि हैं जो कि सूत्र के समान होते हैं। किसान भाइयों, सूत्रकृमियों द्वारा पॉली हाउस में लगाई गई सब्जियों में भारी नुकसान पहुंचाया जाता है और किसानों को यहाँ तक कि पता भी नहीं चल पाता है कि ये पौधे किस कारण से सूख रहे हैं। तो आप किस प्रकार से पहचाने कि आपकी फसलों में सूत्रकृमियों का प्रकोप हो गया है, आइए जानते हैं। फार्मर जनरली जो है 3 फसलें पूर्व में लेते थे, जिससे क्या है कि सूत्रकृमि जो रोग का प्रकोप बहुत ही भयानक रूप में आने से पॉली हाउस ऑलमोस्ट फेल हो गए थे। जड़ गांठ सूत्रकृमि को आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसे पौधे जो कि जड़ गांठ सूत्रकृमि से ग्रसित हैं, उनके जो पौधे हैं वो पत्तियां पीलापन लिए होती हैं और उनके पौधे की लंबाई जो है स्वस्थ पौधे के कंपैरिजन में कम होती है। ऐसे पौधों को जब हम उखाड़ते हैं तो उनकी जड़ों के ऊपर गांठें दिखाई देती हैं, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है। जब ये जड़ों पे गांठें आपको है तो इसका मतलब आपके खेत में जो आपके पॉली हाउस में जो खीरे की फसल है वो पूर्णतया जड़ गांठ सूत्रकृमि से ग्रसित हो चुकी है। जनरली ये कुकुरबिट्स जो है कुकम्बर में, टमाटर में एवं शिमला मिर्च के अंदर ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही भयानक रूप से पाया जाता है। जैसा कि अभी आपने सूत्रकृमियों द्वारा सब्जियों में नुकसान के बारे में जाना, अब आपको इसके नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इनके नियंत्रण हेतु उचित कदम उठाएं, ताकि आपको अपनी फसलों से आशातीत उत्पादन मिल सके। किसान बंधु जो हैं 2 फसलें जो हैं वर्ष भर में पॉली हाउस में ले रहे हैं खीरे की, और ये जो है फसल लेने से पूर्व इन जून जुलाई में जो है सोइल सोलराइजेशन करते हैं। इस क्यारियों को 1 मीटर की जो क्यारियाँ बनाते हैं उसको अच्छी तरह मोस्ट कर लेते हैं और मोस्ट करके 25 माइक्रोन की जो है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट से उन क्यारियों को अच्छी तरह ढक देते हैं। किसान भाइयों से ये निवेदन है कि वो इसमें तापक्रम के द्वारा निमेटोड का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। समर प्लोइंग जो है जून जुलाई का जो समय है उसमें हमें इसका उपयुक्त रूप से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और तापक्रम के द्वारा जो है हम इन निमेटोड की जो संख्या है उस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके साथ बायो कंट्रोल एजेंट का भी प्रयोग के तौर पर पेसिलोमाइसिस लेलेसिनस है या ट्राइकोडर्मा वीडी है या सूडोमोनास फ्लोरिसेंस है, इसकी 1 टन जो है नीम के ऊपर इनकी 2-2 किलो की मात्रा को अच्छी तरह मिक्स करके उसको प्रॉपरली मोस्ट करके छाया के अंदर रखने के पश्चात पॉलीथीन की शीट से कवर करके रख देते हैं, तो 10 से 15 दिन में ये नीम केक जो है बायो कंट्रोल एजेंट से एनरिच्ड हो जाती है। इसकी 200 ग्राम की मात्रा प्रति स्क्वायर मीटर की दर से क्यारियों में फसल की बुआई के 20 दिन पश्चात इसका प्रयोग करना चाहिए। और साथ के साथ ही जो है ड्रिप इरिगेशन से वो जो फॉर्मलिन नाम की दवा जो कि फ्यूमिगेंट्स है
इस फ्यूमिगेंट के तौर पे फॉर्मेलिन का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेलिन को ये जो है 200 लीटर मात्रा प्रति 2000 स्क्वायर मीटर में प्रयोग में ली जाती है। और इस प्रकार यदि 4000 स्क्वायर मीटर का यदि पॉली हाउस है तो 400 लीटर फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है सोइंग के समय कार्बोफ्यूरॉन की मात्रा, जो खीरे के बीज को हम लगा रहे हैं क्यारियों में, तो कार्बोफ्यूरॉन 3G जो नेमेटिसाइड है सूत्रकृमिनाशी, इसकी 20 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से कार्बोफ्यूरॉन का हमें प्रयोग करना चाहिए पॉली हाउस के लिए। तो इस प्रकार जो है हम इस जड़ गांठ सूत्रकृमि रोग से अपने पॉली हाउस को पूर्णतः मुक्त करके अच्छा फसल उत्पादन ले सकते हैं। अच्छी तरह तैयारी कर खेत की, और उसमें जो है खीरे की जो है बुआई कर देते हैं। और सफलतापूर्वक जो है ये जो फसल है सितंबर से लेकर अगस्त में जो सोइंग की है, वो दिसंबर तक इस फसल का जो है लगभग 55 से 60 टन प्रति पॉली हाउस इसका उत्पादन लिया जा रहा है। पॉली हाउस जो है वो उसमें जो फसलें हैं एडवर्स कंडीशन में भी जो है लेने में किसान सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियली जो है एनवायरनमेंट फेवरेबल कंडीशन पौधे के हिसाब से रखा जाता है। तो हम जो है बेमौसमी फसलों को भी पॉली हाउस में ले सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गन्ना अधिक मुनाफा देने वाली नकदी फसल है। इसी वजह से हमारे बहुत से किसान भाई इसकी खेती करते हैं। और जो किसान भाई इस समय शरदकालीन गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो वह इसकी भरपूर उपज देने वाली प्रजातियों का चयन करके किस तरह से करे इसकी बुवाई, इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार से। किसान भाइयों, अब हमारे गन्ने की फसल लगाने का जो शरदकालीन हमारा गन्ना है उसका लगाने का समय अब आ चुका है। हमारे शरदकालीन गन्ने की खेती जो है अक्टूबर से शुरू होकर के नवंबर के अंत तक की जाती है। हम अपने गन्ने की फसल की रोपाई के लिए निश्चित रूप से अपने खेतों की जुताई मोल्ड बोल्ड प्लाउ से, मिट्टी पलटने वाले हल से उसे अवश्य करें। उसके बाद हम अपने डिश या कल्टीवेटर से 2-3 हैरो चलाने के बाद उसमें देखें कि हम कौन सी प्रभेद लगाएं शरद रूप में जो हमारी अच्छी उपज और अच्छे कल्ले दें। उसके लिए जो हमारे प्रभेद हैं उसे 2 समूहों में बांटा गया है। मध्य पिछात प्रभेद है, उसमें BO 91, BO 110, BO 136, BO 137, BO 147, COP 9206, COP 9702, BO 154, COP 2061, ये प्रभेद बहुत ही अच्छी है। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन 20 टन कंपोस्ट या गोबर की खाद या गंधकीय प्रेस मड या वर्मी कंपोस्ट 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय ही डालकर मिला देना चाहिए। बुवाई के समय गन्ने की खेती में नाइट्रोजन 180 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, पोटाश 20 से 40, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। अतः बुवाई के समय नाइट्रोजन का 1/3 भाग फास्फोरस एवं पोटाश व जिंक की पूरी मात्रा खेत तैयारी के समय ही प्रयोग करें। ध्यान रखें कि जिन प्रभेदों का चुनाव करना हो तो उसमें खूंटी का प्रयोग अगले साल बीज के रूप में नहीं करें, अन्यथा जो हमारी पूर्व की फसल में कीड़े मकोड़े व्याधि लगी होंगी तो हमारे आगे आने वाली फसल में भी लग जाएगी और हमारे गन्ना प्रभावित होगा और उससे हमारे गन्ने की बढ़वार उपज दोनों नुकसान होगा। इसलिए आप सभी लोगों को सलाह दिया जाता है कि जो रोग व्याधि से मुक्त हो तो उन्हीं प्रभेदों का चुनाव करें, तो निश्चित रूप से हमें आगे आने वाले समय में जो शरद रूप हमारा ये आ रहा है उसमें अधिक से अधिक इन प्रभेदों से हम अधिक से अधिक उपज लेंगे और अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। गन्ने की ऊपरी 2/3 भाग को लेकर इसमें से 1 आंख वाले टुकड़े काट लिए जाते हैं। इसके कटे हुए टुकड़ों को 50 लीटर पानी में 100 ग्राम बेविस्टीन मिलाकर 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है।
इसके बाद कटे हुए उपचारित टुकड़ों को लंबवत अवस्था में इस प्रकार रखते हैं कि आंख ऊपर की ओर रहे। तत्पश्चात इसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की तह बिछाते हैं और एक हल्की सिंचाई कर देते हैं। अगर अपने हमारे खेतों में अगर दीमक का प्रकोप हो तो उसमें जो है क्लोरोफायरिफास दवा जो है 20 EC जो है 5 लीटर प्रति हेक्टेयर 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें तो निश्चित रूप से हम दीमक से भी बचाव कर सकते हैं। गन्ना लगाने के लिए जो हमारी मुख्यतः विधि है जो किसान भाइयों में प्रचलित है वह सिराउर विधि है, जोड़ी पंक्ति विधि है और नाली विधि है जिसे ट्रेंच विधि कहते हैं। सिराउर विधि सबसे ही पॉपुलर और मुख्य है किसानों के लिए, जो आसान होता है। इसमें 90 सेंटीमीटर की दूरी पर हम ये रीजर की सहायता से लाइन खोलते हैं। उसमें गन्ने को जो है करीब 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारा 3 आंख का टुकड़ा है वह बीज लगता है। इसमें आंख से आंख सटा करके हम गुल्ली को गिराते हैं और उसके बाद हम उस पे दवा जो है फोरेट 10G दवा का 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव डालने के बाद हम उसमें जो है हटाव कर सकते हैं। नाली विधि में जो हमारी ट्रेंच विधि है उसमें भी करीब 50 से 60 कुंटल बीज लगता है। वह भी आंख से आंख सटा करके करीब 30 सेंटीमीटर गहरा हम नाली बनाएंगे और 20 सेंटीमीटर चौड़ा कुदाल के बराबर करके उसमें हम सेट को आंख से आंख सटा कर गिराएंगे और दोनों दीवार से जो हमारी ट्रेंच नाली है उससे करीब 5 से 7 सेंटीमीटर हम मिट्टी उसके खुरच करके अपने सेट को ढक देंगे ताकि धीरे धीरे जब हमारा पौधा गन्ने का बढ़ेगा तो उस पर सब मिट्टी उसमें डालते जाएंगे। और इससे ट्रेंच विधि लगाने से फायदा यह है कि हम जो हथिया नक्षत्र में जब हवा तेज आती है, वर्षा होती है तो हमें गन्ने को बचाने का गिरने से मौका मिलता है। और इस हथिया नक्षत्र में हमारे ट्रेंच विधि से लगाए गए गन्ना बचता है और हमारी उपज भी अच्छी होती है। करीब करीब सिराउर में से 1.5 इसकी उपज होती है। अब जोड़ी पंक्ति विधि में भी हमारा वजन जो है करीब 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर लगता है, लेकिन दोनों किनारों पर जो है ये अंत से अंत जो हमारे 3 बट का जो हमारा सेट है मिलाकर अंत से अंत मिलाकर के गिराते हैं और इसे फिर मिट्टी से समान रूप से ढक देते हैं ताकि हमारे खेत में नमी बनी रहे और आगे चल के हमारी उपज जो है जोड़ी पंक्ति विधि में निश्चित रूप से हमारी करीब जो अच्छी उपज प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में खरीफ फसलों की कटाई के बाद ज्यादातर किसान रबी मौसम में दलहनी फसलों जैसे चना, मसूर, मटर इत्यादि की खेती करते हैं, क्योंकि कम सिंचाइयों में भी इन फसलों की खेती से किसानों को अच्छी पैदावार मिल जाती है और इन फसलों को लेने से खेत की मिट्टी का भी सुधार होता है। अगर आप भी दलहनी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो अधिक पैदावार के लिए बुवाई से पहले किन किन जरूरी बातों पर ध्यान दें, चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार से। किसान बंधु, आप रबी की मौसम में दलहनी फसलों में अच्छी तरह से पोषक तत्व प्रबंधन कर लेते हैं तो आपका उत्पादन अच्छा होगा और जो आपका उत्पादन होगा वो उच्च क्वालिटी का होगा। इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि रबी में दलहन के पौधों में पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें। आप जानते हैं रबी में जो भी दलहनी है, चाहे मसूर, चना, मटर लगा रहे हों या उड़द मूंग लगा रहे हों, इसमें जो है हम नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो डोज होता है 1:2 रेशियो में इसकी आवश्यकता पड़ती है। अर्थात इसमें हम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस का उपयोग करते हैं। यदि हम भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं से आ रहे परिणामों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि भूमि में लगातार जीवांश पदार्थ की मात्रा घट रही है एवं असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से भूमि एवं जल की गुणवत्ता कम हो रही है। भारत जैसे विकासशील देश में फसलों हेतु नाइट्रोजन की बड़ी भारी मात्रा केवल रासायनिक उर्वरकों से पूरी की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भूमि में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन का केवल 40-50% ही फसल उपयोग करती है तथा शेष 50-60% बेकार चली जाती है।
तथा प्रयोग किए जाने वाले फास्फोरस की भी 1/3 मात्रा पौधे को प्राप्त हो पाती है। किसान भाइयों, इस समस्या के समाधान हेतु यदि मृदा के स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। ये एक सस्ता, सुलभ एवं प्रभावशाली और प्रदूषण रहित है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में पानी धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम एवं मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं एवं कैसे उपयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे उत्तम होता है कि सबसे पहले आप जितने भी दलहनी पौधे हैं उससे अच्छी तरह से हम किसी भी राइजोबियम कल्चर से उसको ट्रीट करें, उपचारित करें। हम जानते हैं राइजोबियम कल्चर का उपयोग करने से पौधों में और साथ भूमि में जो नाइट्रोजन वायु में है उसका स्थिरीकरण करने से इसका उत्पादन या नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है। इसके लिए जो राइजोबियम कल्चर होता है वह आपको उस फसल के अनुसार चुनाव करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उर्द, अरहर, चंवला, चना, मटर, मसूर आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है एवं फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। आइए एक नजर डालते हैं इसके प्रयोग विधि पर। इसको चुनाव करने के बाद इसको उपचारित करने के लिए किसान बंधु को आप आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ को अच्छी तरह से उसमें खौला लें। फिर जब लसलसा हो जाए, ठंडा होने के बाद आप 10 केजी किसी भी दलहनी सीड को उसमें रख के अच्छी तरह से मिलाएं ताकि उसके ऊपर चिपक जाएं और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप उसको सूखे में अच्छी तरह से सुखाकर तब इसकी बुआई करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य है, आप जानते हैं कि फास्फोरस की उपलब्धता पौधों में कम होती है, अर्थात इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किसान बंधु को पीएसबी कल्चर का उपयोग करना चाहिए। यह पीएसबी कल्चर फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया भूमि में जो फास्फोरस फिक्स हो गया है या किसी कारण से पौधों को नहीं मिल रहा है उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है। इसके लिए किसान बंधु को 1 किलोग्राम इस फास्फोरस कल्चर को आप 50 से 100 किलोग्राम कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर इसका उपयोग करते हैं तो ये देखा गया है कि उस खेत में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। इस तरह से किसान बंधु फास्फोरस का उपयोग कर लेंगे बड़े हुई। साथ ही साथ सीड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी दलहनी पौधे हैं सबसे पहले उसमें हम फंगिसाइड का उपयोग करते हैं। फंगिसाइड के रूप में हमारे पास कार्बेंडाजिम है या थीरम है या बेवेस्टिन, इसका आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति केजी बीज के अनुसार इसे उपचारित कर लें। इसके बाद इंसेक्टिसाइड के रूप में क्लोरीपाइरिफास आता है जो आपको 1.5 ml प्रति केजी के अनुसार अगर उससे उपचारित कर लेते हैं तो इंसेक्ट का भी प्रॉब्लम दूर हो जाता है। इसके बाद अंत में आपको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। और जब ये देखा गया ये तो आप कल्चर से उपचारित कर लिए, इसके बाद आपके पास सोर्स आता है कि जो आपने राइजोबियम किया तो नाइट्रोजन की उपलब्धता तो हो जाएगी। अब फास्फोरस के लिए आपको डीएपी या एसएसपी का उपयोग करना चाहिए। यहाँ ध्यान दें, डीएपी का उपयोग करते हैं तो आपको 18% नाइट्रोजन होता है वो प्राप्त होता है और साथ साथ 40% फास्फोरस। इसी तरह से किसान बंधु अगर आप एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो आपको उसमें सल्फर और कैल्शियम की प्राप्ति हो जाती है फास्फोरस के साथ साथ, तो उपयुक्त होगा, आप एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जितने दलहनी पौधे में हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का सिम्टम्स दिखाई देता है, इसके लिए मिट्टी जांच के आधार पर अगर आप दलहनी पौधों में अगर जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, इसके लिए 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट को अगर हम 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिला करके
अंतिम जुताई के साथ डाल देते हैं तो 3 साल तक ये देखा गया है कि उस भूमि में जिंक की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ दलहनी के लिए बोरेक्स का इस्तेमाल अर्थात बोरन की उपलब्धता चाहिए। बोरन की कमी होने से उसके सिम्टम्स पौधे पे आते हैं। इसके लिए आप 10 से 12 केजी बोरेक्स को आप सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उपयोग करेंगे तो इस तरह से बोरन की कमी नहीं होगी। और इनके प्रयोग से ये देखा गया है जो ऐसे उत्पादन होता है उसमें 20 से 25% तक उत्पादन बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो पौधे दाने रहते हैं वे स्वस्थ होते हैं, बीमारियों का प्रकोप कम होता है, उत्पादन अच्छा होता है, आपको लागत में कमी होती है। इस तरह से दलहनी पौधे में अगर किसान बंधु पोषक तत्व का प्रबंधन कर लेते हैं तो निस्संदेह उनको उत्पादन अच्छा मिलेगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हस्तेड़ा, जिला जयपुर के कृषक रमेश यादव ने। यह दुधारू पशुओं में जेर रुकने की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखो, ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। आधा घंटे से 8 घंटे के अंदर नॉर्मल पशु अपनी जेर गिर सकता है। जाने के बाद, जाने के आधे घंटे से लेकर के 8 घंटे का टाइम होता है, उसमें जेर गिर। दुधारू पशुओं में ब्यांत के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह है जेर का ना गिरने की समस्या। और इस समस्या से निजात पाने के लिए पशुपालक कई तरह से जेर गिराने का प्रयास करते हैं, जो पशु के लिए कभी कभी घातक हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह समस्या दुधारू पशुओं में आती किसके कारण है। सपोज करो इसके पीरियड में भी नहीं गिरती है तो नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके संपर्क करना चाहिए। इसका मेन जो कारण होता है या तो इन्फेक्शन हो या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये जेर अंदर रह जाती है, वो पूरी नहीं निकल पाती। प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, वो अंदर ही रह जाता है। पशुपालक भाइयों, आपके दुधारू पशुओं में ब्यांत के बाद जेर न गिरने की समस्या न आए और इस समस्या से बचाव के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं और इस समस्या के तुरंत समाधान के लिए क्या करें, इन बिंदुओं पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं। जेर अंदर रह जाती है, वो पूरी नहीं निकल पाती। प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, वो अंदर ही रह जाता है। तो उसको मैनुअली निकाल करके हमारे पशु चिकित्सक और उसमें एंटीबायोटिक दवाई रख देते हैं, उससे नहीं जाता। ब्याने से पहले अगर शरीर निकलता है, इसको बोलते हैं यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, अगर वो केस होता है तो वो मेन कैल्शियम की वजह से होता है। तो उसमें भी पहले ही हम कैल्शियम की बोतल चढ़ा देते हैं, जिससे कि ब्याने से पहले ये दुधारू जो पशु जानवर होते हैं ज़्यादा दूध देने वाले, उनमें अक्सर ये चांस होता है कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का केस जिसको बोलते हैं वो होता है। तो उससे पहले ही उसमें कैल्शियम की बोतल वगैरह, कैल्शियम वगैरह की दवाई दे देते हैं, तो उससे वो रुक जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और ब्याने के बाद अगर होता है तो उसमें मैनुअली उसको सीज करना पड़ता है वेजाइना को, और उससे रोक करके फिर उसको किया जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भावों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विभिन्न बुवाई यंत्रों की कार्यविधि एवं उपयोगिता, अधिक आमदनी के लिए बकरियों की देखरेख और प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।